गुड मॉर्निंग क्लास, भव्या दिस साइड। और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बेसिकली हमने इंग्लिश के जितने भी बेसिक सी चीज़ें थी, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना, सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, कंजक्शंस का क्या होता है, ये हमने सारा पढ़ रखा है। ये सारे लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड है, आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। 2023 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। इसके इंग्लिश के जितने भी हमारे क्वेश्चन आए थे, है ना, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 81 से 100 तक आपके क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। ठीक है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। पहला तो है, ओके, द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल्स ओल्ड डैश। क्या बोला गया है इसमें कि जो दुकान है वो पुरानी बुक्स, पुरानी किताबें नहीं बेचती, वो सिर्फ पुरानी बेचती है ना। तो अब जब देखो आप हिंदी में बात कर रहे हो कि वो दुकान पुरानी बुक्स नहीं बेचती, वो सिर्फ नहीं नई बुक्स बेचती है ना। तो इसमें सेकंड वर्ड पे इट ओनली सेल्स ओल्ड वंस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि आप एक वर्ड रिपीट नहीं करोगे, आप बुक्स वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं करते हो। रिपीट के साथ कैसा बनेगा ये सेंटेंस कि वो दुकान पुरानी बुक्स सेल नहीं करती, नहीं बेचती, वो पुरानी बुक्स सेल करती है, बेचती है। तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है ना। हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, वो पुरानी वो नई वाली नहीं बेचती, वो पुरानी वाली बेचती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? वंस आएगा। द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल न्यू वंस, है ना। ठीक है, ऑफ देम नहीं, क्यों? क्योंकि ऑड लगेगा। द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल ओल्ड ऑफ देम, नहीं, अजीब लग रहा है बोलने में, है ना। सम नहीं, बिल्कुल नहीं। देम भी नहीं बोलेंगे, है ना, ये तीनों बहुत ऑड लग रहे हैं। क्या आएगा इसमें? वंस आएगा, है ना। इतना आया हमको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, इसके बारे में एक बात सुनो। इसमें ये हमने वंस क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोनाउन ने किसको रिप्लेस करा है? काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन, है ना। और क्यों? ताकि वो रिपीटेशन ना हो, वो दोबारा बुक्स वाला वर्ड ना आए, रिपीटेशन ना हो वर्ड की, है ना। टू अवॉइड रिपीटेशन, इसलिए हमने इसमें वन लगाया। ठीक है, वंस। द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल ओल्ड वंस। ठीक है, इतना आया हमको समझ में? ओके, अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। इफ यू वॉन्ट सम एप्पल्स आई विल गेट यू डैश एट द शॉप। अगर तुम्हें कुछ एप्पल्स चाहिए तो मैं तुम्हें शॉप से लाके दे दूंगी या दे दूंगा। तो इसमें क्या लगेगा? क्या एनी लगेगा? नहीं, थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। आई विल गेट यू एनी एट द शॉप। एनी क्या होता है? एनी नहीं लगेगा इसमें। इट एट द शॉप भी थोड़ा अजीब लग रहा है ना। सम एट द शॉप, ये भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है। क्या लगेगा इसमें? वन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको इनडेफिनाइट प्रोनाउन की तरह यूज करा गया है, क्योंकि इसमें हम सिंगल आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। क्या होगा इसमें? इनडेफिनाइट प्रोनाउन, है ना, क्योंकि हम इसमें सिंगल आइटम के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक एप्पल की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या लगेगा? वन। क्या लगेगा? वन। इफ यू वांट सम एप्पल्स आई विल गेट यू वन एट द शॉप, है ना। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। द बेबी सिटर विल स्टे देयर डैश वी गेट होम, डैश वी गेट होम। क्या इसमें बाय लगेगा? नहीं। बाय वी गेट होम सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है, ऑड लग रहा है बहुत ज्यादा। फॉर वी गेट होम, नहीं, ये भी बहुत ऑड लग रहा है।
टू वी गेट होम, नहीं सेंस ही नहीं बना रही है तो, है ना। हम इसमें लगाएंगे अंटिल। अंटिल क्या है, हम इसमें ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जब तक, है ना। अंटिल का मतलब हिंदी में क्या होता है, जब, सॉरी, जब तक। अंटिल क्या है, हम इसमें ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। द बेबी सिटर विल स्टे देयर डैश वी गेट होम, जो बेबी सिटर है, जो नैनी है, वो घर पर तब तक रहेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, है ना। तो इसमें जब तक जो वर्ड है उसको इंग्लिश में अंटिल बोलते हैं, ठीक है। अंटिल वी गेट होम, ठीक है। क्या है इसका आंसर, डी। द बेबी सिटर विल स्टे देयर अंटिल वी गेट होम, ठीक है। इतना आया समझ में, आगे बढ़े। ओके, आर दीज बॉल्स डैश सेल, ये जो बॉल है क्या वो सेल के लिए है। अब मैंने इस सेंटेंस में क्या लगाया, सेल के लिए है। मैं पूछ रही हूँ ना कि के लिए है, अब इसको के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर, है ना। देखो, आर दीज बॉल्स एट सेल, नहीं, एट नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि ये सेल पे हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इन सेल, सेल के अंदर, नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एक हो गया डी, टू सेल, नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर क्या है, फॉर, अवेलेबल, है ना। आर दीज बॉल्स फॉर सेल, बेसिकली इसका मीन है अवेलेबल टू बी बॉट, खरीदने के लिए अवेलेबल होना। फॉर, फॉर को हिंदी में कैसे यूज करा जाता है, इनके लिए, के लिए। क्या मतलब होता है इसका, के लिए। क्या ये बॉल्स सेल के लिए है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर। क्या होगा, फॉर। आर दीज बॉल्स आर दीज बॉल्स फॉर सेल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमको सेंटेंस वगैरह आया समझ में। द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल्स ओल्ड, क्या बताया था मैंने, वंस, ठीक है। क्यों बताया था, ताकि जो रिपीटेशन है बुक्स वर्ड की वो हम अवॉइड कर पाए, है ना, रिपीटेशन ना हो। और प्रोनाउन वर्ड ने रिप्लेस कर दिया किसको, काउंटेबल नाउन को, ठीक है। द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, इट ओनली सेल्स ओल्ड वंस, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, इफ यू वांट सम एप्पल्स आई विल गेट यू डैश एट द शॉप। अब इसमें एनी तो नहीं लगेगा, है ना, एनी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इट भी नहीं लगेगा, सम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सम वर्ड यूज हो रखा है ना। इसमें क्या लगेगा, वन, कि अगर आपको सेब चाहिए तो मैं आपको लाके दे दूंगा, ठीक है। आई विल गेट यू वन एट द शॉप। नेक्स्ट देखो, द बेबी सिटर विल स्टे देयर डैश वी गेट होम, अभी मैंने बताया, है ना, किस की बात कर रहे हैं हम, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, कि वो बेबी सिटर तब तक वहां रहेंगी जब तक मैं घर नहीं पहुंच पाती, हम घर नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन वर्ड क्या है, इसमें अंटिल, है ना, अंटिल वी गेट होम, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती, ठीक है। चलो, आर दीज बॉल्स डैश सेल, क्या ये सेल के लिए है, के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोय प्रिंस बेटा, क्या समझ नहीं आ रहा आपको, क्या समझ नहीं आ रहा आपको। देखो, द शॉप डजंट सेल न्यू बुक्स, जो दुकान है वो नई किताबें नहीं बेचती, पुरानी किताबें बेचती है ना। तो इट ओनली सेल ओल्ड वंस, हम क्यों बोलेंगे, ताकि जो बुक्स है वो दोबारा वर्ड रिपीट ना हो पाए, है ना। और हमने उसको क्या करा है, काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करा है, ठीक है। इफ यू वांट सम एप्पल्स आई विल गेट यू वन एट द शॉप, है ना। सम नहीं लगेगा इसमें, क्यों, क्योंकि सम वर्ड ऑलरेडी यूज हो रखा है। एनी भी नहीं लगेगा और इट भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंस ही नहीं बना रहा है ना, कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है। तो क्या लगेगा, वन लगेगा, ठीक है। अंटिल क्यों इसमें यूज हुआ, क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जब तक की बात कर रहे हैं हम, है ना। द बेबी सिटर विल स्टे देयर अंटिल वी गेट होम, जब तक हम घर नहीं पहुंचते। आर दीज बॉल्स डैश सेल फॉर,
कुछ चीज के लिए पूछना, अवेलेबिलिटी के लिए पूछने पे हम फॉर लगाते हैं, ठीक है। क्या ये जो बॉल्स है वो सेल के लिए है, अवेलेबल है, ठीक है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड और सिनोनिम फॉर एंटायर, बेसिकली पर्यायवाची शब्द बताना। एक शब्द का बाकी जो वर्ड्स बनते हैं, है ना, सेम, मतलब बेसिकली सेम मीनिंग होता है उनका, पर वो वर्ड अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। अब क्या बोला है इसमें, एंटायर बोला है। एंटायर का मतलब क्या होता है, क्या होता है एंटायर का मतलब, पूरा, है ना, क्या होता है, पूरा। एंटायर का मतलब होता है पूरा। चलो अब इसमें अल्टरनेटिव वर्ड क्या है, मिलता जुलता शब्द क्या है, क्या वो होल है, होल का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना। हाफ का मतलब क्या होता है, आधा। काइंड का मतलब नहीं, ये नहीं होगा। काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब बेसिकली किसी के टुवर्ड्स काइंड होना, है ना। कॉल नहीं, ये भी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंस ही नहीं बना रहा। एंटायर का मतलब क्या होता है, होल, पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, होल, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, एंटायर का सिनोनिम क्या होगा, होल, है ना। इतना आया हमको समझ में। चलो आगे देखते हैं। चलो फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड और सिनोनिम फॉर मिस्टेक। अब मिस्टेक को दूसरे वर्ड में कैसे बोलेंगे हम, कॉमन, कॉमन क्या होता है, कॉमन तो नहीं होगा। मिस्टेक का सिनोनिम पर्यायवाची कॉमन तो नहीं होगा, कॉमन तो अलग वर्ड होता है ना। एंडलेस, कभी खत्म ना होने वाला, नहीं, इसका भी नहीं होता, है ना, ये भी मतलब नहीं होता इसका। क्या वो एरर है या नरेट है, नरेट भी इसका मतलब नहीं होगा, नरेट तो कुछ व्यक्त करना होता है ना। मिस्टेक तो गलती होती है, तो क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे, एरर, ठीक है। मिस्टेक का क्या होगा, इसका आंसर एरर। मिस्टेक का सिनोनिम क्या है, एरर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इमोशन का सिनोनिम क्या होगा। इमोशन क्या होता है, पहली बात तो क्या होता है इमोशंस वगैरह, जो भी हम हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर वगैरह फील करते हैं, है ना, जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, उनको क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं, है ना। हमको गुस्सा आना, हमको सैड फील होना, है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ये सब क्या होता है, इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब इसका सिनोनिम देखो, देखो पहले ही दिख गया, फीलिंग्स। क्या होता है इसका मतलब, सॉरी, क्या होता है इसका सिनोनिम, फीलिंग्स। क्या है इसका आंसर, बी, फीलिंग्स, ठीक है। इसको डिस्क्राइब क्या करूं मैं बेटा, इसका सिनोनिम देखो, इमोशन हमको पता है क्या होता है, जो भी हम अंदर अपनी फीलिंग्स वगैरह हमारी होती है ना, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, फीलिंग ही होगा। अब देखो, फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर अराइव। हमने पहले सिनोनिम पढ़े हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले कौन से क्वेश्चन आ रखे थे हमारे, कि जो अलग अलग वर्ड है पर डिफरेंट मीनिंग है उसका, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपोजिट वर्ड्स। जैसे आने का अपोजिट क्या होता है, जाना, है ना। क्या ऐसे अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन, ठीक है। हम ये अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे। चलो देखो, फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखो इसके ऑप्शंस देखो। फर्स्ट है डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब निकल जाना, जाना, ठीक है। बी, फ्यूचर, नहीं, फ्यूचर तो बिल्कुल नहीं होगा, फ्यूचर तो आने वाला समय होता है। डिसमिस, नहीं, डिसमिस भी नहीं होगा, है ना। सी, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है अराइव का, डिपार्ट, चले जाना, निकल जाना, ठीक है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डिपार्ट। अराइव का मतलब होता है आना और डिपार्ट का मतलब होता है जाना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक। नेचुरल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, क्या होता है नेचुरल का अपोजिट। क्या वो राइट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रिलीज, नहीं, ये भी नहीं होगा। हेल्प, नहीं, ये तो तीनों कोई सेंटेंस ही नहीं बना रहे, है ना, कोई सेंस ही नहीं बना रहे हैं ये। लास्ट का वर्ड क्या है, डी, कौन सा ऑप्शन है हमारा, आर्टिफिशियल,
है ना। नेचुरल का अपोजिट क्या होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल को बताओ मुझे चैट पे जल्दी जल्दी, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, आर्टिफिशियल, है ना। चलो अब हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया है। बेसिकली इसमें आपको सेंटेंस बोला जाएगा कि इसको क्या कहते हैं, है ना, ये कौन होते हैं। तो आपको एक वर्ड डिसाइड करना है, एक वर्ड बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। बेसिकली जैसे कि जो आपको पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप कैसे आंसर करोगे, इसको टीचर कहते हैं, ऐसे करके, ठीक है। देखो अब, वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल। बेसिकली कोई अगर आपकी मदद करता है, किसी इवेंट्स वगैरह में मदद करता है विदाउट आस्किंग फॉर समथिंग, मतलब उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, खुद की मर्जी से वो आपकी मदद कर रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्लम्बर। नहीं, प्लम्बर नहीं होगा। प्लम्बर क्या होते हैं, क्या होते हैं प्लम्बर, जल्दी बताओ मुझे। आर्किटेक्ट भी नहीं होगा। पायलट नहीं, पायलट भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, वॉलेंटियर। क्या, कौन होते हैं वॉलेंटियर्स, वो लोग जो अपनी खुद की मर्जी से विदाउट आस्किंग फॉर समथिंग, मतलब बिना कुछ चीज की मांग करे आपकी हेल्प करते हैं, उनको इंग्लिश में वॉलेंटियर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, उनकी नंबरिंग को, है ना। पहले देखो फर्स्ट वर्ड, क्या वो सेंसस है, नहीं। बी, सॉरी, क्या वो सेंसस है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेंसस ही होता है। बेसिकली जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी नंबरिंग को सेंसस में बताया जाता है, ठीक है, सेंसस में गिना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, क्या वो पॉलिटिक्स है, नहीं, पॉलिटिक्स तो कुछ और होती है, गवर्नमेंट वगैरह होती है ना। रिवॉल्यूशन नहीं, ये भी नहीं होगा। डेमोक्रेसी नहीं, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेंसस, ठीक है। जो ऑफिशियल नंबरिंग होती है पॉपुलेशन की उसको इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, ठीक है। चलो अब करेक्ट स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो, अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं ना, तो तुम बाकी ऑप्शंस देखना ही मत, ठीक है। अगर तुमको एक बार पता लग जाए, जैसे इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग ये है ना, साफ साफ पता लग रहा है इसमें। पर अगर आपको 2-3 वर्ड में थोड़ी कंफ्यूजन हो ना, तो एक बार आप उसको लिख के देख लेना। कभी कभी ऐसा होता है जब आप लिख रहे हो ना तो आप स्पेलिंग भूल जाते हो, है ना, तो एक बार उसको लिख के देखना कि आप करेक्ट कौन सी लग रही है आपको, ठीक है। जैसे कभी कभी सिलेबस की स्पेलिंग सिमिलर सी आ जाती है ना, किसी में एक एल है और किसी में 2 है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसे में आप एक बार खुद से लिख के देख लो, फिर जो आपको करेक्ट लगे आप उस पर टिक लगाओ, ठीक है। ये बाकी जितने भी है उसकी तरफ तो देखना भी मत आप, ठीक है, वरना आप और कंफ्यूज हो गए। करेक्ट स्पेलिंग क्या है इसमें, ऑब्वियसली सिलेबस, है ना। ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, सेंस ही नहीं बताता। सिलेबस, सिलेबस, है ना, साइलेबस नहीं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, सिलेबस है। इतनी कॉमन सेंस सब में होती है, आप कर लोगे अच्छे से, ठीक है। बहुत इजी आता है इसका पीपी मेट का इंग्लिश का एग्जाम, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं आप एडवाइस करूँ तो ज़्यादा आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में फोकस करना। जो आपकी इंग्लिश है बहुत बेसिक आती है, बहुत ज़्यादा बेसिक आती है, आप अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। और अगर आपको नाउन्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, एडजेक्टिव्स में प्रॉब्लम होती है, सेंटेंसेस वगैरह के टाइप्स में प्रॉब्लम होती है, तो बेसिक चीज़ें आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप पे, आप वो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो करेक्ट द चूज वर्ड, इसमें कौन सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है, वुलन की, बताओ कौन सी सही लग रही है। क्या वो WULEN है, नहीं, ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है। वोलन नहीं, ये भी नहीं है। वोलन नहीं, ये भी नहीं है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, वुलन, ठीक है, WOOLLEN, वुलन, ठीक है, कर लेना अच्छे से। बाकी जो 3 है वो करेक्ट स्पेलिंग्स नहीं है, अलग से ही पता लगती है, क्योंकि आपने ये वर्ड्स पहले भी बुक्स वगैरह में देख रखे होते हैं ना, आप देख के पता लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, विलन, वुलन, ठीक है। चलो बाकी आते हैं। अच्छा, हमने ग्रामर की बुक्स पढ़ी है सबने, है ना, हमारे पास बुक्स होती थी, उसमें कभी आपने स्पेलिंग नोटिस करी हो तो, हम बोलते उसको ग्रामर है ना, बोलते टाइम उसका लास्ट में ई आ जाता है, हम ग्रामर नहीं बोलते, हम ग्रामर बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके लास्ट में ई आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग में लास्ट में ए आता है, ठीक है। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग में लास्ट में ए आता है, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है।
ग्रामर भी नहीं है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? GRAMMAR, ग्रामर। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो करेक्ट वर्ड, देखो इसमें कौन सा है? डायरिया के बारे में इसमें बात हो रही है। डायरिया क्या होता है? बेसिकली लूज स्टूल, है ना। जो स्टूल है हमारी, अगर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाए तो उसको डायरिया बोलते हैं, है ना। बहुत वाटरी स्टूल आना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? जल्दी बताओ मुझे, क्या है? कौन सी ठीक लग रही है? लास्ट की सी और डी तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है ना। हम फर्स्ट वाली और बी वाली देखेंगे। DIARRHOEA, है ना, डायरिया या फिर डायरिया। ये जो बी वाला है वो करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? ए, डायरिया। ठीक है, ठीक है, इसकी करेक्ट, डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? DIARRHOEA। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको टेंसेस वगैरह बताए थे, पढ़ाए थे, है ना। पूरा मैंने चार्ट बनाया था। सॉरी, उसकी मदद से हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हैव यू डैश द कार, क्या तुमने कार वॉश करी थी, है ना। हम इसमें पास्ट टेंस सेंटेंस की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वॉशेस तो नहीं होगा बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि वो तो प्रेजेंट है। डिड वॉश नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, डिड तो स्टार्टिंग में लगता है ना। वॉश, डिड यू वॉश द कार, नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या है इसका आंसर? वॉश्ड। डिड यू, सॉरी, हैव यू वॉश्ड द कार, आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुमने जो कार है वो उसको साफ करा था, है ना, आप पूछ रहे हो, तो ये काम हो चुका है ऑलरेडी। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वॉश्ड। ठीक है, क्या यूज होगा इसमें? वॉश्ड, थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। माई बर्थडे डैश ऑन अ संडे नेक्स्ट वीक, क्या है ये? माई बर्थडे डैश ऑन अ संडे नेक्स्ट वीक, मेरा बर्थडे जो है वो संडे को पड़ रहा है, अगले हफ्ते, है ना। अब इस पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माई बर्थडे इज, क्या इज है इसका आंसर या वर है? वर यूज नहीं होगा क्योंकि वर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है ना। वॉज भी नहीं होगा क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और वॉज पास्ट में यूज होता है। ठीक है, हैज भी नहीं होगा। माई बर्थडे इज ऑन संडे नेक्स्ट वीक, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इज है। ठीक है, क्या है, सॉरी, क्या है इसका करेक्ट आंसर? इज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात हो रही है। बेसिकली दो टाइप से आप किसी सेंटेंस को बोल सकते हो, है ना, कि ये बल्ब इंसान ने बनाया है ना। एक सेंटेंस तो ये हो गया, और एक हो गया कि इस इंसान ने यह बल्ब बनाया है, एक सेंटेंस ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया कि यह बल्ब इंसानों द्वारा बनाया गया है ना, और दूसरा सेंटेंस क्या है? इंसानों ने बल्ब बनाया है। तो ये हो गया एक्टिव और वो हो गया पैसिव, है ना। किसी एक चीज को, किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से बोले जाने को एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम पढ़ते हैं अभी आगे। अभी जैसे मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल दिया था, इसका क्वेश्चन क्या है? बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करा, है ना। अब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है ना, नॉर्मल सेंटेंस है। अब इसको पैसिव वॉइस में हम कैसे बोलेंगे? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल, इसका एक्टिव सेंटेंस क्या दे रखा है हमको? द बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, है ना। इसको पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल। ठीक है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? वॉज, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल। हम इसमें वर क्यों नहीं लगा रहे? देखो वर जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए यूज होता है। ठीक है, हम किसी सिंगल थिंग की बात कर रहे हैं, और द टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय बेल,
ये भी नहीं हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें वॉज यूज होगा, ठीक है। द टेलीफोन इज इन्वेंटेड बाय बेल, ये भी हम नहीं लगाएंगे। टेलीफोन्स, टेलीफोन्स नहीं, हम एक टेलीफोन, सिंगल टेलीफोन की बात कर रहे हैं, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय बेल। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? ए। चलो आगे देखते हैं। मैन मेक्स मशीन, ये क्या है? एक एक्टिव सेंटेंस है, एक एक्टिव वॉइस है ना। इसका पैसिव में क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा। अभी जैसे फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला सॉल्व करा था, क्या होगा? मैन मेक्स मशीन, है ना, ये एक एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बोलूं तो कैसे बोलेंगे इसको? मशीन्स आर मेड बाय मैन, ठीक है। मैन मेक्स मशीन, मशीन्स आर मेड बाय मैन, ठीक है। दो टाइप हो गए ना, आप अलग अलग क्या कहते हैं वर्ड्स, आप अलग अलग सेंटेंस बोल रहे हो, है ना, पर उसका जो मीनिंग है वो सेम है। चलो अब इसके बाकी ऑप्शंस देखते हैं। मशीन वर मेड बाय मैन, नहीं, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वो प्लूरल के लिए यूज होता है ना। इसका ये देखो, मशीन्स आर मेक्स बाय मैन, नहीं, मेड यूज होगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मेक्स क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। क्या यूज होगा? मेड, ठीक है। मशीन इज मेड बाय, मशीन इज मेड बाय मैन, हम सिर्फ एक मशीन की बात नहीं कर रहे, हम सारी मशीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा? मशीन्स, है ना। तो इसका क्या क्या है करेक्ट आंसर? मशीन्स आर मेड बाय मैन, ठीक है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? मशीन्स आर मेड बाय मैन। चलो आगे देखते हैं। He said I am directing a new film। अब अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े होंगे तो मैंने आपको नरेशंस बताई थी, है ना, कि कोई वाक्य दो टाइप से हम आगे व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि, अच्छा देखो, अच्छा जिसको वो नहीं समझ में आता, एक बारी फिर वो चैप्टर देख लो जाके, नरेशन वाला पढ़ लो, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे ही सेड आई एम डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, क्या है ये? इनडायरेक्ट स्पीच है, ओ सॉरी, ये डायरेक्ट स्पीच है ना। आपने किसी सेंटेंस को डायरेक्टली उठा के बता दिया, है ना, कि उसने कहा था मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, सॉरी, ही सेड आई एम डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, उसने कहा था कि वो एक नई फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ना। तो आपने सेम वो बता दिया है। He said I am directing a new film। अब इसको आप दो टाइप से आगे बता सकते हो, है ना। या तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करो, है ना, कि उसने कहा था मैं नई फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। आपने डायरेक्टली किसी बात को उठा के सामने व्यक्त कर दिया है ना, उसकी कही हुई बात को डायरेक्टली बोल दिया है। अब इसको इनडायरेक्टली कैसे बोलेंगे? उसने कहा था वह नई फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। तो आप ये थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ही सेड दैट आई एम डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, नहीं, ये तो नहीं होगा। ही सेड दैट ही इज डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, नहीं, ये भी नहीं होगा। ही सेड दैट ही वर डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, नहीं, ये तीनों सेंटेंसेस जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ही सेड ही वॉज डायरेक्टिंग अ न्यू फिल्म, इसका करेक्ट आंसर क्या है? He said he was directing a new film। ये आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? He said he was directing a new film। उसने कहा था कि वह एक नई फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना आया हमको समझ में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच अगर आपको नहीं आती है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके नरेशंस पढ़ सकते हो, सेंटेंस के चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें सब एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपको इनमें से सेंटेंसेस वगैरह वाले में से जो स्टार्टिंग के 5 आंसर्स थे, है ना, अगर आपको उसमें से कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपनी पहले बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए। बेसिक चीजें आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, है ना, उसमें सब एक्सप्लेन है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अच्छे से वो हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी है एनोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह आपके आ रखे हैं वो सब बहुत इजी है। आपकी इंग्लिश जो है पीपी मेट की वो बहुत ज़्यादा इजी आती है, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, ठीक है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर जाइए, पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है इंग्लिश का, ठीक है। आप अपने ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे, बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करिए। इंग्लिश का मुझे पता है आप लोग कर लेंगे, किसी की इंग्लिश इतनी वीक नहीं होती अगर आपने पीसीबी से पास आउट कर रखी है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।